श्रीमती मोहन देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स और इनकम टैक्स में हम पढ़ रहे हैं सैलरीज, वेतन। तो इस चैप्टर में अब तक हम मूल वेतन और भत्तों के बारे में पढ़ चुके हैं। पिछली क्लास से हमने ग्रेच्युटी शुरू किया था। तो ग्रेच्युटी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर नियोक्ता के द्वारा अनुग्रहवश जो राशि कर्मचारी को दी जाती है उसे ग्रेच्युटी कहा जाता है। तो ग्रेच्युटी अगर कर्मचारी को ग्रेच्युटी की राशि प्राप्त होती है तो इसे वेतन की आय माना जाता है और इसमें से कुछ हिस्सा जो है वेतन की करियों की आय भी माना जाता है। तो ग्रेच्युटी की राशि अगर किसी कर्मचारी को प्राप्त होती है तो इस राशि में से कितनी राशि करमुक्त की जाती है, करमुक्ति के संबंध में क्या प्रावधान है, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो अगर ग्रेच्युटी सरकारी कर्मचारी यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों को या फिर स्थानीय सत्ता के कर्मचारियों को प्राप्त होती है तो ऐसी ग्रेच्युटी पूर्णतया करमुक्त होती है। और ऐसी ग्रेच्युटी इन कर्मचारियों को कर्मचारी की मृत्यु पर या सेवानिवृत्ति पर अगर प्राप्त होती है तो ऐसी ग्रेच्युटी पूर्णतया करमुक्त होती है। इनके अलावा जो सुरक्षा सेवाओं के जो सदस्य हैं उनको भी प्राप्त सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी यानी सेवानिवृत्ति पर प्राप्त होने वाली ग्रेच्युटी पूर्णतया करमुक्त होती है। कहने का मतलब यह है कि सरकारी कर्मचारियों को, चाहे केंद्र सरकार का कर्मचारी हो, राज्य सरकार का हो या स्थानीय सत्ता का कर्मचारी हो, इन कर्मचारियों को प्राप्त ग्रेच्युटी पूर्णतया करमुक्त होती है। तो गैर सरकारी कर्मचारियों को अगर ग्रेच्युटी प्राप्त होती है तो उसमें से कुछ राशि करमुक्त की जाती है और शेष राशि कर योग्य होती है, यानी ग्रेच्युटी की अंशतः राशि करमुक्त की जा सकती है। तो ग्रेच्युटी की करमुक्त राशि की गणना के संबंध में क्या प्रावधान है वो हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे। तो अगर गैर सरकारी कर्मचारी को ग्रेच्युटी मिलती है तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि जिस संस्था में वो कार्यरत है उस संस्था पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है या नहीं होता। अगर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है तो फिर ग्रेच्युटी की करमुक्त राशि की गणना करने के संबंध में अलग प्रावधान है, और अगर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं होता तो ऐसी स्थिति में फिर अलग तरीके से ग्रेच्युटी की करमुक्त राशि की गणना की जाएगी। तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है या नहीं होता है। सामान्यतः अगर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 कहाँ लागू होता है अगर ये देखना हो तो ऐसी संस्थाओं में जहां पर कर्मचारियों की संख्या 10 या 10 से अधिक है उन संस्थाओं में ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है। तो ग्रेच्युटी की गणना में गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की करमुक्त राशि की गणना। तो गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की करमुक्त राशि की गणना किस प्रकार से की जाती है। पहली स्थिति जब ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू हो। तो जब ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है जिस संस्था में जो कर्मचारी काम कर रहा है और जिन संस्थाओं में कर्मचारियों की संख्या 10 या 10 से अधिक होती है ऐसी संस्थाओं पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है। तो जब ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू होता है तो निम्न में से सबसे कम राशि करमुक्त होगी। तो निम्न राशियों में से सबसे कम राशि करमुक्त होगी जिनमें पहली है वास्तविक प्राप्त राशि, दूसरी राशि है
20 लाख रुपए। और तीसरी राशि है प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन। कुल सेवा वर्ष इंटू 15 दिन का वेतन। जब कुल सेवा वर्षों की गणना की जाएगी तो 6 माह से अधिक अवधि को 1 वर्ष मान लिया जाता है। 6 माह से अधिक अवधि को 1 वर्ष मान लिया जाता है। तो अगर किसी कर्मचारी ने 10 वर्ष सेवानिवृत्ति तक 10 वर्ष 7 माह काम किया है तो उसके सेवा वर्ष 11 वर्ष माने जाएंगे, क्योंकि 6 माह से अधिक अवधि को 1 वर्ष मान लिया जाता है सेवा वर्षों की गणना करते समय, जब ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1975 लागू होता हो। तो 6 माह से अधिक अवधि को 1 वर्ष मान लिया जाता है। तो कुल सेवा वर्ष, जितने वर्ष उसने सेवा दी है उससे 15 दिन का वेतन गुणा कर दिया जाता है। और 15 दिन का वेतन कैसे ज्ञात किया जाएगा? 15 दिन का वेतन ज्ञात किया जाएगा अंतिम आहरित वेतन, जिसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता शामिल किया जाता है। तो उसके द्वारा जो अंतिम प्राप्त वेतन है कर्मचारी के द्वारा, अंतिम आहरित वेतन है, और वेतन में मूल वेतन और महंगाई भत्ता शामिल किया जाएगा। महंगाई भत्ता चाहे सेवानिवृत्ति लाभों के लिए महंगाई भत्ते को वेतन माना जाता हो या नहीं माना जाता हो, महंगाई भत्ता हर हाल में वेतन में शामिल किया जाएगा जब ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1975 लागू होता हो। तो अंतिम आहरित वेतन यानी कि सेवानिवृत्ति के समय जो कर्मचारी द्वारा अंतिम आहरित वेतन था, मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता, उसमें 26 का भाग लगाया जाएगा। 26 कार्यशील दिवस माने जाते हैं 4 रविवार को छोड़कर, तो 26 का भाग लगाया जाएगा तो 1 दिन का वेतन ज्ञात हो जाएगा, और 26 का भाग लगाकर 15 से गुणा कर दिया जाएगा तो 15 दिन का वेतन ज्ञात हो जाएगा। तो 15 दिन का वेतन, 15 दिन के वेतन को कुल सेवा वर्षों से गुणा करके प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन ज्ञात कर लिया जाएगा। तो इन तीनों राशियों में से जो राशि सबसे कम होगी वह ग्रेच्युटी की करमुक्त राशि होगी जब ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1975 लागू होता हो। और दूसरी स्थिति है जब ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू ना हो। जब ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू ना हो, ऐसी संस्थाएं जिन पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं होता, तब निम्न में से सबसे कम राशि करमुक्त होगी। कौन कौन सी राशियां हैं? वास्तविक प्राप्त राशि, ग्रेच्युटी की जो राशि प्राप्त हुई है कर्मचारी के द्वारा, प्राप्त की गई है सेवानिवृत्ति पर, तो वह राशि, तो चाहे ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू हो या ना हो, पहली राशि होगी वास्तविक प्राप्त राशि। दूसरी राशि होगी 20 लाख रुपए। तो ये दोनों राशियां तो समान है, चाहे ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू हो या ना हो, ग्रेच्युटी की करमुक्त राशि की गणना करते समय। और तीसरी राशि होगी
आधमा का वेतन। यहां पर 15 दिन का वेतन लिया जा रहा था और 15 दिन का वेतन ज्ञात करते समय 26 दिनों का महीना मानकर 26 का भाग लगाकर 15 से गुणा करके 15 दिन का वेतन ले लेते हैं। लेकिन यहां पर आधे महीने का वेतन लिया जाएगा। आधे माह का वेतन कैसे ज्ञात किया जाएगा? पूर्ण सेवा वर्ष इंटू औसत मासिक वेतन बटा 2। यहां पर प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन दे रहे हैं। प्रत्येक सेवा वर्ष में कुल सेवा वर्ष और सेवा वर्षों की गणना करते समय जब ग्रेजुएट भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता हो तो अगर 6 माह से अधिक अवधि के लिए किसी कर्मचारी ने काम किया है तो उसको 1 वर्ष मान लिया जाता है, पूरा वर्ष मान लिया जाता है। तो यहां पे हमने बात की थी कि अगर किसी कर्मचारी ने 10 वर्ष 7 माह काम किया हो तो जब ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है ऐसी स्थिति में 11 वर्ष सेवा वर्ष माने जाएंगे। लेकिन जब ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू ना होता हो तब हमको पूर्ण सेवा वर्ष लेने हैं और पूर्ण सेवा वर्ष ज्ञात करते समय जो महीने हैं उनको छोड़ दिया जाता है, उनको गणना में शामिल नहीं किया जाता। तो जब ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम लागू नहीं होता और किसी कर्मचारी ने 10 वर्ष 7 माह काम किया है तो ऐसी स्थिति में सेवा वर्ष 10 वर्ष ही माने जाएंगे, यानी पूर्ण सेवा वर्ष लेने हैं जब ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं होता हो। लेकिन जब ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता हो ऐसी स्थिति में हमको 6 माह से अधिक अवधि को भी पूरा वर्ष मानकर सेवा वर्षों की गणना करनी है। तो पूर्ण सेवा वर्ष इंटू आधे माह का वेतन। और आधे माह का वेतन कैसे ज्ञात करते हैं? औसत मासिक वेतन, 1 महीने का औसत वेतन ज्ञात किया जाएगा और उसमें 2 का भाग लगाकर आधे माह का वेतन ज्ञात किया जाएगा। और इस प्रकार से जो राशि आएगी वो प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिए आधे माह का वेतन होगी। तो औसत मासिक वेतन कैसे ज्ञात किया जाएगा? औसत मासिक वेतन तुरंत पूर्व के 10 महीनों का मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता प्लस बिक्री पर कमीशन बटा 10। सेवानिवृत्ति के तुरंत पूर्व के 10 महीनों का मूल वेतन, महंगाई भत्ता और अगर कर्मचारी को बिक्री पर कमीशन दिया जाता है तो उसको भी वेतन में शामिल किया जाएगा। इन तीनों का टोटल यानी कि 10 महीनों के तुरंत पूर्व के 10 महीनों में जो मूल वेतन, महंगाई भत्ता और बिक्री पर कमीशन प्राप्त हुआ है उनका टोटल करके उसमें 10 का भाग लगाकर 1 महीने का औसत वेतन ज्ञात किया जाएगा। सेवानिवृत्ति के तुरंत पूर्व के 10 महीनों का मूल वेतन यानी कि अगर कोई कर्मचारी मान लीजिए कि 28 नवंबर को सेवानिवृत्त होता है तो नवंबर महीने को छोड़ दिया जाएगा। नवंबर से पहले जो अक्टूबर महीना है, अक्टूबर महीने से लेकर जो 10 महीने हैं पूर्व के, उन 10 महीनों का मूल वेतन, महंगाई भत्ता और बिक्री पर कमीशन लिया जाएगा। अगर कोई कर्मचारी मान लीजिए कि 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होता है, फिर ऐसी स्थिति में नवंबर महीने को भी वेतन में शामिल कर, नवंबर महीने के वेतन को भी तुरंत पूर्व के 10 महीनों के वेतन में शामिल कर लिया जाएगा। यानी नवंबर महीने को भी 10 महीनों में शामिल किया जाएगा अगर कोई कर्मचारी महीने की अंतिम तारीख को सेवानिवृत्त होता है। अगर किसी महीने की अंतिम तारीख को सेवानिवृत्त होता है, जैसे उदाहरण के लिए 30 नवंबर को अगर सेवानिवृत्त होता है तो फिर नवंबर महीने के वेतन को भी औसत मासिक वेतन की गणना करते समय शामिल किया जाएगा। लेकिन अगर कोई कर्मचारी 29 नवंबर को सेवानिवृत्त होता है तो फिर नवंबर महीने को छोड़ दिया जाएगा। नवंबर महीने से तुरंत पूर्व के जो 10 महीने हैं, अक्टूबर से लेकर पीछे के 10 महीने हैं, उन महीनों को औसत मासिक वेतन की गणना में शामिल किया जाएगा। तो 1 महीने का औसत वेतन निकालना है, तो 1 महीने का औसत वेतन 10 महीनों के वेतन के आधार पर निकालेंगे। तो तुरंत पूर्व के जो 10 महीने हैं उनका मूल वेतन,
महंगाई भत्ता, और महंगाई भत्ता तभी शामिल किया जाएगा जब वो सेवा शर्तों के अधीन हो, यानी कि सेवानिवृत्ति लाभों के लिए अगर महंगाई भत्ते को वेतन में शामिल किया जाता है तभी महंगाई भत्ते को भी ग्रेच्युटी की कर मुक्त राशि की गणना में शामिल किया जाएगा जब ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं होता। जब ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है तो महंगाई भत्ता हर हाल में वेतन में शामिल किया जाएगा, चाहे इसको सेवानिवृत्ति लाभों के लिए वेतन माना जाता हो या नहीं माना जाता हो। लेकिन जब ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं होता तो फिर औसत मासिक वेतन की गणना में जो महंगाई भत्ता शामिल किया जाएगा वह महंगाई भत्ता तभी शामिल किया जाएगा जब महंगाई भत्ता को सेवानिवृत्ति लाभों में वेतन की गणना में शामिल किया जाता हो। तो औसत मासिक वेतन की गणना करते समय तुरंत पूर्व के 10 महीनों का मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता, यदि सेवानिवृत्ति लाभों में की गणना में महंगाई भत्ते को वेतन माना जाता हो तभी, और अगर कर्मचारी को बिक्री पर कोई एक निश्चित प्रतिशत कमीशन मिलता हो तो उसको भी वेतन माना जाएगा। तो तुरंत पूर्व के 10 महीनों का मूल वेतन, महंगाई भत्ता और बिक्री पर एक निश्चित प्रतिशत कमीशन, उनका योग कर लिया जाएगा और उसमें 10 का भाग लगाकर 1 महीने का औसत वेतन ज्ञात कर लिया जाएगा और उस औसत वेतन में 2 का भाग लगाकर आधे माह का वेतन ज्ञात कर लिया जाएगा, जिसको पूर्ण सेवा वर्षों से गणना करके प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिए आधे माह का वेतन ज्ञात कर लिया जाएगा। इन तीनों राशियों में जो सबसे कम राशि होगी वही राशि ग्रेच्युटी की कर मुक्त राशि होगी जब ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं होता। तो आज की क्लास में हमने ग्रेच्युटी की कर मुक्त राशि की गणना पढ़ी जब ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता हो और जब ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू ना हो। और ये जो प्रावधान है ये गैर सरकारी कर्मचारियों, निजी कर्मचारियों के लिए है। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए ग्रेच्युटी की राशि पूर्णतया कर मुक्त होती है, उनके लिए कर मुक्ति की राशि की गणना करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो गैर सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए ग्रेच्युटी की कर मुक्त राशि की गणना करने की आवश्यकता पड़ती है। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।